रानो चिड़िया उड़ती जाए फुर फुर फुर। आसमान में भयंकर बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा जंगल पानी पानी हो चुका था और तेज हवाओं से बड़े बड़े पेड़ कांप रहे थे। हाय दैया, ये कैसी आफत आ गई। हमारा मजबूत टहनियों का घोंसला तिनका होकर बह गया। गोरी, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा। मैंने कहा था ना जी, आलस छोड़ो और घर की मरम्मत कर लो। देखो सामने उस गरीब रानो चिड़िया का घर नीली जादुई छतरी के अंदर कैसे चमक रहा है। उसके बच्चे मजे से सो रहे हैं। रानो चिड़िया अपने चमकदार वाटरप्रूफ नीले पॉलीथीन घर की खिड़की से लालटेन लेकर बाहर देखते हुए, कालू भाई, गोरी बहन, हिम्मत मत हारो, जल्दी से उड़कर मेरी इस डाल पर आ जाओ। यहाँ प्लास्टिक की छत के नीचे एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा। आखिर रानो चिड़िया ने ये जादुई वाटरप्रूफ घर कैसे बनाया और अमीर कालू कौवे का घमंड कैसे टूटा, आइए देखते हैं। जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक प्राचीन सूखे पेड़ की डाल पर ज्ञानी उल्लू बाबा बैठे हैं। उनके चारों तरफ रानो चिड़िया, टुन्नू चिड़ा, कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे हैं। ध्यान से सुनो जंगल के वासियों, मेरी पुरानी आँखों ने आसमान में काले बादलों का एक ऐसा चक्रव्यूह देखा है जो पिछले 100 सालों में नहीं दिखा। इस बार 7 दिनों तक बिना रुके महा मॉनसून की बारिश होगी। बाबा, 7 दिनों तक लगातार बारिश? तब तो हमारे छोटे छोटे तिनकों के घर बह जाएंगे। हमारे बच्चों का क्या होगा बाबा? अरे छोड़ो भी बाबा, आप हर साल बूढ़े होने के साथ साथ ज्यादा डरने लगते हो। मेरा घोंसला जंगल के सबसे मजबूत शाहबलूत के पेड़ पर है। मोटी मोटी टहनियों से बना है, उसे कोई तूफान नहीं छू सकता। हाँ बाबा, और हम ठहरे अमीर पक्षी, हमें तुम्हारी इस मजदूर चिड़िया की तरह डरने की आदत नहीं है। चलो जी, धूप अच्छी है, चलकर आराम करते हैं। आलस और घमंड विनाश के 2 पंख हैं कालू। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो मोटी टहनियां भी माचिस की तीली बन जाती हैं। जाओ और अपने घरों को सुरक्षित करो। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा उड़ते हुए जंगल पार करके इंसानों की बस्ती के पास एक बड़े प्लास्टिक और कचरे के डिपो पर पहुंचते हैं। यहाँ चारों तरफ अजीब अजीब चीजें बिखरी है। रानो, हम इतनी दूर इंसानों के इलाके में क्यों आए हैं? यहाँ तो सिर्फ बदबूदार प्लास्टिक और कचरा है। इससे हमारा घोंसला कैसे मजबूत होगा? टुन्नू जी, जरा नीचे देखो, वो नीली चीज कितनी अजीब है। मैंने इंसानों को देखा है, जब बारिश होती है तो वे इसे अपनी दुकानों पर डाल देते हैं और पानी इसके आर पार नहीं जाता। अरे वाह रानो, ये तो बहुत मजबूत है और बहुत हल्की भी। अगर हम इसे अपने घोंसले के ऊपर एक तंबू की तरह तान दे तो बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं आ पाएगी। तभी अचानक ऊपर से एक बड़ा सा आवारा कुत्ता भौंकता हुआ उनकी तरफ दौड़ता है। दोनों चिड़िया डर के मारे चीखती हैं और प्लास्टिक शीट को अपनी चोंच में दबाकर तेजी से आसमान की तरफ उड़ जाती हैं। दोनों चिड़िया भारी नीली प्लास्टिक शीट लेकर जंगल के मुख्य बाजार वाले बरगद के पेड़ पर आराम करने के लिए रुकती हैं। वहीं लालू तोता अपनी फल की दुकान पर बैठा अमरूद काट रहा है। अरे ओ रानो भाभी, ओ टुन्नू भाई, तुम लोग मुंह में ये क्या नीले रंग का कचरा दबाकर उड़ रहा है बाबा? कोई नया फैशन आया है क्या जंगल में? नहीं लालू भाई, ये कचरा नहीं, महातूफान से बचने का कवच है। हम इसी ग्राउंड सोसले के ऊपर बांधने वाले हैं ताकि पानी अंदर ना आए। अरे बाबा रे बाबा, तुम चिड़िया लोग भी ना इंसानों का नकल करता है। प्लास्टिक में हवा कैसे आएगा भाभी? तुम आमी का बात सुनो, मजबूत सूखी घास का लेयर लगाओ, एकदम करत नेचुरल वाटरप्रूफ बनेगा बाबा। तभी वहाँ से मटकती हुई गोरी कौवी और कालू कौवा गुजरते हैं। रानो के हाथ में प्लास्टिक शीट देखकर गोरी अपनी चोंच सिकोड़ लेती है। ओहो, देखो कालू जी, गरीबी इंसान से क्या क्या नहीं कराती। अब ये चिड़िया इंसानों का फेंका हुआ गंदा प्लास्टिक अपने घर पर लगाएंगी। थू थू, कितनी बदसूरत दिखेगी। छोड़ो गोरी, ये मजदूर लोग हैं, इनकी बुद्धि भी मजदूर जैसी ही रहेगी। हमने तो आज अपनी आलीशान डाल के लिए मजबूत चंदन की लकड़ियाँ मंगवाई हैं। हमारा घर तो महल जैसा महकेगा। रानो और टुन्नू अपने नीम के पेड़ पर पहुँचते हैं। उनके छोटे बच्चे गुड़िया और कुकू घोंसले से बाहर चहक रहे हैं। रानो अक्लमंदी से काम शुरू करती है। मम्मा,
मम्मा, ये क्या है? क्या हम लोग इस नीले आसमान के टुकड़े के अंदर सोएंगे? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ मम्मा, इसमें से तो बाहर का सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ मेरे बच्चों, टुन्नू जी आप मजबूत हरी लताओं को लेकर आइए। हम इस नीली चादर को चारों कोनों से डाल पर इस तरह बांधेंगे कि ये हमारे घोंसले को एक तंबू की तरह पूरी तरह ढक ले, पर नीचे से हवा आने का रास्ता खुला रहे। टुन्नू और रानो मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं। वे मजबूत लताओं से प्लास्टिक शीट को नीम की डालियों में कस कर बांध देते हैं। अंदर एक छोटी लालटेन भी लटका देते हैं, जिससे पूरा घर जादुई नीली रोशनी से जगमगा उठता है। दूसरी तरफ जंगल के सबसे घने हिस्से में कालू कौवे का बड़ा घोंसला था। चंदन की लकड़ियाँ नीचे बिखरी पड़ी थी, लेकिन कालू और गोरी आराम से सो रहे थे। अजी सुनते हो, दोपहर हो गई, वो लकड़ियाँ बाहर ही पड़ी हैं। जरा उठकर उन्हें घोंसले के ऊपर ठीक से लगा दो। कल से मौसम खराब होने की बात कही गई थी। अरे भाग्यवान, सोने दो ना, अभी तो आसमान में एक भी बादल नहीं है। शाम को उठकर 2 मिनट में लकड़ियाँ ऊपर रख दूंगा। वैसे भी हमारा घोंसला इतना भारी है कि बारिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी अचानक आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट होती है। दिन के उजाले में अचानक घना अंधेरा छा जाता है। तूफान अपनी तय समय सीमा से 12 घंटे पहले ही आ धमकता है। पहाड़ की एक सुरक्षित गुफा के मुहाने पर खड़े होकर बूढ़े उल्लू बाबा काले बादलों से घिरे आसमान को देखते हैं और गहरी चिंता में डूब जाते हैं। हे विधाता, हे कुदरत के रखवाले, इन मासूम परिंदों पर दया करना। तूफान तो अपनी तय समय सीमा से बहुत पहले आ गया। मेरे समझाने पर भी कुछ जीवों ने अपने घमंड और आलस में तैयारी नहीं की। ईश्वर, आज इस तबाही में भटके हुए पंछियों की रक्षा करना, उन्हें सही राह दिखाना। जंगल के छोर पर बने एक पुराने पीपल के पेड़ पर कोने में बंटी कबूतर का घोंसला है। तेज हवा के थपेड़े सीधे घोंसले से टकरा रहे हैं और दीवार के छोटे छोटे कंकड़ नीचे गिर रहे हैं। हे भगवान, रक्षा करना प्रभु। बंटी जी देखिए ना, हवा के झोंकों से हमारा ये आशियाना हिल रहा है। अगर ये दीवार गिर गई तो हम सब मलबे में दब जाएंगे। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इतना अंधेरा क्यों हो गया? क्या हमारा घर टूट जाएगा? हिम्मत रखो बबली, भगवान पर भरोसा रखो। मैं इस तूफान को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने दूंगा। हे सच्चे पातशाह, इस आफत को टाल दो। हमारे पंख बहुत छोटे हैं दाता, अपनी कृपा की ओट दे दो। फूलों की सुंदर घाटी में एक बरगद की डाल पर बुलबुल चिड़िया का नाजुक घोंसला तेज हवाओं में झूले की तरह ऊपर नीचे लहरा रहा है। या खुदा, रहम कर मेरे मौला। मेरा ये छोटा सा आशियाना इस मूसलाधार बारिश को ज्यादा देर नहीं झेल पाएगा। हवाएं इतनी तेज है कि मैं उड़कर किसी दूसरी जगह भी नहीं जा सकती। तभी एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है और बुलबुल के घोंसले का ऊपरी हिस्सा उखड़ जाता है। पानी सीधे अंदर गिरने लगता है। बुलबुल अपनी आंखें बंद करके पूरी ताकत से भगवान को पुकारती है। हे भगवान, मैं अकेली और कमजोर हूँ, पर तू तो सर्वशक्तिमान है। मेरे इस छोटे से घर को बिखरने से बचा ले प्रभु। आज सिर्फ तेरा ही सहारा है। हवाएं इतनी तेज चलने लगती हैं कि पेड़ों के पत्ते टूटने लगते हैं। जंगल के सभी पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। टुन्नू चिड़ा उड़कर बच्चों के लिए कुछ दाना लाने बाजार गया था, पर वो तेज हवा में फंस जाता है। हे भगवान, हवा इतनी तेज है कि मैं आगे उड़ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह अपने बच्चों और रानू के पास पहुँचना होगा। अगर मैं इस तूफान में खो गया तो वे अकेले क्या करेंगे? तभी एक बड़ा सा सूखा हुआ तिनका टुन्नू के पंख से टकराता है और वो नीचे एक गहरी झाड़ी में गिर जाता है। उधर नीम के पेड़ पर रानो खिड़की से बाहर टुन्नू का इंतजार कर रही है और उसका दिल बैठा जा रहा है। टुन्नू जी, आप कहाँ रह गए? बच्चे डर रहे हैं। बिजली बहुत तेज चमक रही है। मुझे खुद बाहर निकलकर उन्हें ढूंढना होगा। झाड़ी के अंदर टुन्नू दर्द से करा रहा है। तभी अचानक वहाँ लालू तोता एक बड़े पत्ते की ओट लेकर प्रकट हो। अरे टुन्नू भाई, तुम यहाँ कीचड़ में क्या कर रहा है? बाबा उठो उठो, बहुत डेंजर तूफान आया है। आमी तुमको सहारा देता है। चलो, दोनों मिलकर उठता है।
लालू भाई, मेरे पंख में चोट लगी है। मुझे रानो के पास जाना है। मेरे बच्चे अकेले हैं। तुम टेंशन मत लो भाई, आमी का पंख बहुत मजबूत है। आज आमी तुमको तुम्हारे तरबूज नहीं, वो नीले पालस तक पहुंचाकर ही दम लेगा बाबा। चलो उड़ान भरता है। कालू और गोरी के शाबलूत के पेड़ पर बारिश का कहर टूट पड़ता है। चंदन की जो लकड़ियाँ उन्होंने नहीं बांधी थी, वे तेज हवा में उड़कर उनके ही घोंसले पर चोट करने लगती है। हाय राम, ये लकड़ियाँ तो हमारे ही घोंसले को तोड़ रही है। पानी अंदर आ रहा है। मेरे सारे सोने के गहने बह गए। कालू जी, कुछ करो। मैं क्या करूं गोरी, हवा इतनी तेज है कि मेरी चोंच ही काम नहीं कर रही। हमारा घोंसला नीचे से खिसक रहा है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आलस ने हमें बर्बाद कर दिया। एक बहुत ही जोरदार बिजली कड़कती है और शाबलूत के पेड़ की वो मजबूत डाल जिस पर कालू का घोंसला था तड़तड़ाकर टूट जाती है। कालू और गोरी अपनी जान बचाने के लिए चीखते हुए हवा में उड़ते हैं, लेकिन भीगे पंखों के कारण वे बार बार नीचे गिर रहे हैं। गोरी, अब बातें करने का वक्त नहीं है। अगर हम बच गए तो भगवान की कसम सबको बचाएंगे। चलो किसी मजबूत आश्रय की तलाश में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ रानो के नीम के पेड़ पर नज़ारा बिल्कुल अलग है। नीली प्लास्टिक की मजबूत छत पर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरकर सरसराते हुए दूर गिर रही है। अंदर लगी लालटेन की रोशनी में पूरा परिवार सुरक्षित और सूखा बैठा है। लालू तोता टुन्नू को सही सलामत लेकर अंदर पहुंच चुका है। टुन्नू जी, आप आ गए। लालू भाई, आपका यह उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे भाभी, उपकार कैसा बाबा, हम सब एक ही जंगल का पंछी है। पर भाई मानना पड़ेगा, तुम्हारा ये नीला प्लास्टिक तो एकदम अजूबा है। बाहर प्रलय आया है और अंदर एक बूंद पानी भी नहीं छू पा रहा है। पापा, देखो हमारी मम्मा कितनी अक्लमंद है। उन्होंने हमें इस तूफान से बचा लिया। कालू और गोरी बदहाल हालत में कांपते हुए रानू के नीम के पेड़ की उसी डाल पर आकर गिरते हैं। उनके घमंड का नामो निशान मिट चुका है। रानो बहन, टुन्नू भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी सादगी और मेहनत का मजाक उड़ाया था। आज हमारी अमीरी और हमारा आलस हमें ले डूबा। हमें अपनी इस जादुई नीली छत के नीचे थोड़ी सी जगह दे दो, वरना हमारे प्राण निकल जाएंगे। हाँ रानू बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कचरा बीनने वाली कहा था, पर आज उसी प्लास्टिक ने तुम्हें रानी और मुझे भिखारी बना दिया। मुझे मेरे बच्चों की खातिर माफ कर दो बहन। गोरी बहन, कालू भाई, रोना बंद करो। विपत्ति के समय पुराना बैर भूल जाना ही इंसानियत है। ये घर सिर्फ मेरा नहीं है। मुसीबत में हर पंछी का इस पर हक है। अंदर आओ, यहाँ गर्माहट है। हाँ कालू भाई, बैठो। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज कुदरत ने हम सबको एक बड़ा सबक सिखाया।